नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम नेट जेआरएफ का असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और हमने इकाई 1 यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 2 हमारा चल रहा है। इसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने संपूर्ण आदिकाल पढ़ लिया है, संपूर्ण भक्तिकाल पढ़ लिया है और अब बारी आती है हमारे रीतिकाल की। दोस्तों, आज हम पूरा रीतिकाल समझ लेंगे। इस एक क्लास में आपका संपूर्ण रीतिकाल समाप्त हो जाएगा और रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपको इसी कंटेंट से मिलेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, मेरे साथ पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ बैठकर तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, आज जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आई होप आपको पूरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं रीतिकाल। तो हम स्टार्ट करते हैं रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समय सीमा। दोस्तों, ये जानने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि रीतिकाल कब से कब तक था, रीतिकाल क्यों आया, क्या कारण था रीतिकाल का। पहले तो लोग भक्ति करते थे, भक्ति काल आ गया था, भक्ति काल में लोग इतने भक्ति में लीन हो गए थे, फिर अचानक से ये रीतिकाल कैसे आ गया, है ना। तो इसको हम समझते हैं। इसका काल निर्धारण का प्रमाणिक गणित इस प्रकार है, जो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक मानी गई है। जब हम इसे ईसवी या सन में बदलते हैं तो 57 को घटा देते हैं। आपको बताया था मैंने। तो यह कालखंड सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ठहरता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का यह तीसरा लगभग 2 सदियों तक सक्रिय रहा। दोस्तों, मतलब ये है कहने का कि जो रीतिकाल है ये पूरा 200 साल तक रहा, 2 सदियों तक ये रहा है। अब ये आया कैसे है, कहाँ से आया है, तो ज़रा कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 300 से 400 साल पहले क्या हुआ था। 300 से 400 साल पहले का जो समय था, उस समय जो राजा महाराजा लोग थे उनके पास अपार धन था। किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई बाहरी आक्रमण का डर नहीं था, क्योंकि मुग़ल सत्ता अपने परम वैभव पर थी। जो मुग़ल सत्ता थी, औरंगजेब था, उनका शासनकाल है, शाहजहाँ का शासनकाल है, जब ये रहा तब इनने सत्ता को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा कि बाहरी चिंता तो इन्हें कोई थी नहीं। साथ साथ में इनके पास अपार धन था और अपार धन होने की वजह से इनका जो जीवन था वो बिलासी जीवन हो गया। बिलासी का मतलब ऐशो आराम वाला, क्योंकि कोई चिंता थी नहीं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। अब वहाँ के उस समय के जो कवि हुआ करते थे, उनके पास सिर्फ अपना पेट पालने के लिए सिर्फ एकमात्र जरिया था, वो क्या था, राज दरबार। राजा महाराजाओं के लिए कविताएं लिखना, उनकी प्रशंसा करना, बस यही एक काम रह गया था। तो वो क्या करते थे, कविता लिखते थे। कविता 2 तरीके से लिखी जाती थी। पहली होती थी श्रृंगार रस का प्रयोग करके। जो श्रृंगार रस का प्रयोग करके होती थी तो वो राजा के लिए प्रशंसा में बड़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी, स्त्री का सौंदर्य लिखा जाता था। और जो दूसरी होती थी वो होती थी रीति। रीति यानी कि नियम में बांधकर, व्याकरण के जो नियम होते हैं उसमें बांधकर उसको अलंकार छंद का प्रयोग करते हुए इस कविताओं को लिखा जाता था। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान की प्रशंसा करते थे और ज्ञान दिखाते थे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम सारे नियम समझते हैं, हम सारे नियम जानते हैं। समझ रहे ना हो ना दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भक्ति काल का समय। भक्ति काल का जो समय जन जागरण और ईश्वर साधना का था, क्योंकि उस समय समाज संकट में था, है ना। जब भक्ति काल आया था तब क्या था, तब हमारे जो समाज था, जो व्यक्ति थे, जो कवि थे,
पूरी जनता जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि बाहरी आक्रमण हो रहा था। इसीलिए लोगों के सामने सिर्फ ईश्वर का ही दरवाज़ा था। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, सत्ता अपने परम वैभव पर है, इंसान अपना दुख दर्द बताने के लिए राज दरबार है, दुख कम करने के लिए राज दरबार है, तो कवियों को भी अपना पेट पालने के लिए क्या करना पड़ा? कवियों की प्रशंसा करनी पड़ी। कहानियाँ तो उस समय कोई लिखते थे, सब कविताएं लिखते थे, दोहा, छंद, सवैया, ये सब चलते थे उस टाइम पर। इसके बाद सन 1643 ईस्वी के आसपास मुगल सत्ता शाहजहां और बाद में औरंगजेब अपने वैभव शिखर पर थे। मतलब इनकी जो सरकार थी, इनका जो बहुत अच्छे से चल रहा था, चारों तरफ शांति थी और राजाओं के पास अपार धन दौलत थी। परिणाम ये हुआ कि राजा महाराजा और उनके सामंत विलासिता के जीवन में डूब गए। विलासिता मतलब ऐशो आराम, नाच गाना, देखना सुनना, पसंद करना, मनमर्जी से जीना, ये हो गया विलासिता की ओर जाना। ऐसी स्थिति में कवियों को अब समाज सुधार या भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, है ना। उनका पेट पालने, सम्मान पाने का एकमात्र जरिया राज दरबार बन गया। राजाओं को खुश करने के लिए कवियों ने दो रास्ते अपनाए। पहला, राजा की कामुक और विलासी प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिए श्रृंगारिक कविताएं लिखना, है ना। इसमें क्या क्या आएगा? तो स्त्री के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य लिखना। और दूसरा था अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कविता को कठिन नियमों में बांधना। मतलब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये दिखाने के लिए वो कठिन से कठिन नियमों में कविताएं लिखते थे। इसी कारण इस पूरे युग का मुख्य स्वर लोक कल्याण से हटकर दरबारी और व्यक्तिगत विलास का बन गया। मतलब लोक कल्याण की अब उन्हें जरूरत तो पड़ी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो बढ़िया से चल रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि राजा की प्रशंसा करो। राजा की प्रशंसा करने के लिए उनकी तारीफ भी होगी और पैसा भी मिलेगा। इसीलिए वो राजाओं की प्रशंसा के लिए बढ़ा चढ़ाकर कविताएं करने लगे। अब हम जानते हैं कि रीति शब्द का वास्तविक शास्त्रीय अर्थ क्या है। दोस्तों, जो रीति का मतलब होता है नियम। संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है, आचार्य वामन ने संस्कृत में कहा था, रीति आत्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। वहाँ रीति का मतलब विशिष्ट पद रचना लिखने की एक खास शैली से था। मतलब वहाँ के लिखने के तरीके को क्या कहते थे? रीति। लेकिन यहाँ अलग है। हिंदी साहित्य में रीति काल का बदला हुआ रूप आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? हिंदी के रीतिकाल में आकर रीति शब्द का अर्थ थोड़ा सा संकुचित और विशिष्ट हो गया। यहाँ रीति का अर्थ केवल लिखने की शैली नहीं, बल्कि काव्य शास्त्र के नियमों का ढांचा बन गया। मतलब कि अब रीति का मतलब हो गया है नियमों में लिखना, है ना। नियमों में लिखना, वो क्या बन गया? रीति। और रीति का मतलब ही होता है नियम। सरल शब्दों में हम कहें तो कविता लिखने के कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं, जिन्हें काव्य अंग कहा जाता है। जैसे कि अलंकार, है ना। अलंकार से क्या होता है? कविता के आभूषण हैं ये। इससे कविता बहुत अच्छी, सुंदर और सजी हुई दिखाई देने लगती है। दूसरा है छंद, जो कि मात्रा और वर्णों का अनुशासन है। तीसरा है रस, जो कि स्थायी भाव और आनंद के लिए होता है। तथा नायक नायिका के भेद, स्त्री पुरुष के प्रेम के विभिन्न रूप। जिस कालखंड में कवियों ने इन शास्त्रीय नियमों का मुख्य आधार बनाकर पहले इन नियमों की परिभाषा दी और फिर स्वरचित कविता लिखी, उसी बंधी बंधाई परिपाटी या नियम पद्धति को ही में हिंदी में रीति कहा गया है। मतलब कि पहले नियम बताओ, फिर उसके ऊपर कविता लिखो और उसके बाद अपना एक उदाहरण दो। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? हम इस पद्धति को कहते हैं नियम पद्धति। और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? रीति। रीति यानी कि नियम। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, जो कवि हैं और विभिन्न प्रकार के आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं, है ना, उनने इस रीति काल को कुछ अपनी अपनी राय के अनुसार कुछ नाम दिए हैं, जो कि हम जानते हैं कि किसने क्या नाम दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं दोस्तों।
यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तर्कों में पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। इसमें पहले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने नाम क्या दिया है, तो इन्होंने रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल। कारण क्या है रीतिकाल कहने का? तो इनका मानना था कि इस काल में कवियों की मुख्य प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथ, नियमों की किताबें लिखने की थी। रचनाओं की इस प्रधानता के कारण इसका नाम रीतिकाल ही सबसे सटीक है। मतलब वो कहते थे कि इस समय के जो कवि आए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा नियमों में कविताएं लिखी हैं। कविताएं लिखना, किताबें लिखना, नियम में लिखना, ये सारा का सारा देखते हुए उनने इसका नाम रख दिया क्या? रीतिकाल। अगले हैं हमारे मिस्र बंधु। इन्होंने क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल। इन्होंने कहा है अलंकृत काल। क्यों? क्योंकि इनका तर्क था कि इस काल की कविताओं में बाहरी सजावट, शब्द चमत्कार और अलंकारों का प्रयोग इतना ज़्यादा था कि कविता एकदम अलंकृत यानी कि सजी हुई दिखाई देती थी। मैंने बहुत ही स्पष्ट भाषा में इसको लिखा है दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले हैं हमारे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इन्होंने क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल। क्यों कहा है? कि उनका ठोस तर्क था कि इस काल के कवियों ने चाहे नियम लिखे हों या ना लिखे हों, लेकिन सभी की कविताओं की आत्मा केवल एक ही थी, वो था श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य। यहाँ तक कि वीर रस के कवि भूषण भी एक अपवाद मात्र रह गए हैं। इसीलिए मूल चेतना के आधार पर इसका नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेम की कविताएं लिखी गई हैं, सौंदर्य की कविताएं लिखी गई हैं, श्रृंगार रस कूट कूट के भरा गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि इनका इस काल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल। अगले हैं हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। इनका नाम है शॉर्ट में रसाल। इन्होंने क्या नाम दिया है? तो कला काल। क्यों दिया है? तो इनका मानना था कि कवियों का ध्यान हृदय के भावों पर बिल्कुल नहीं था। इनका मानना था कि कवियों का ध्यान के भावों पर तो बिल्कुल था नहीं, वे केवल कलात्मक बनावट, भाषा की कारीगरी और छंदों के जाल बुनने लगे थे। मतलब वो ये कह रहे थे कि जो उनका कहना था कि इस समय के जो कवि थे उन्होंने कला का प्रयोग किया है, उन्होंने छंदों का, अलंकारों का इस तरीके से प्रयोग किया कि पूरा कलात्मक हो गया। मतलब उन्हें अपना कला दिखाई, कारीगरी दिखाई, छंदों का प्रयोग इस तरीके से हुआ है जैसे कि किसी ने बहुत अच्छे से कारीगरी की हो। इसीलिए उन्होंने इस समय के का जो नाम रखा वो रखा है क्या? कलाकाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीतिकाल का पूर्ण वर्गीकरण हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। ठीक है, आपको इस यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक चार्ट का प्रयोग किया है। दोस्तों रीतिकाल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा क्या? पहला है हमारा रीति वृत्त काव्य। इसमें ये वो काव्य होता था जिसमें जो कवि होते थे वो नियम सिखाने के लिए किताबें लिखते थे। नियम सिखाने के लिए क्या करते थे? किताबें लिखते थे, जैसे कि चिंतामणि, केशव दास, देव और भिखारी दास। दूसरा है हमारा रीति सिद्ध काव्य। इसके प्रतिनिधि जो कवि हैं वो एकमात्र हैं, वो हैं बिहारी जी। ये वे कवि होते थे जिन्होंने अलग से कोई नियम नहीं लिखे, कोई किताब नहीं लिखी, ना ही वो किताब लिखते थे, लेकिन नियम जानते थे, इनको पूरे नियम आते थे और ये अपनी कविताओं में इतने अच्छे से नियमों को सजाते थे कि इनको सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही वो दिखाई देते थे। इतने अच्छे ढंग से वो लिखते थे, उपयोग करते थे। बस हमारे इस समय के जो कवि हैं रीति सिद्ध के, वो हैं कौन? हमारे सिर्फ एकमात्र बिहारी जी। उन्होंने लिखा क्या है? तो बिहारी सस्सई। उनको कहा जाता है कि ये गागर में सागर भर देते थे। भाई गागर में सागर कैसे भरेंगे? मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, यही होता है गागर में सागर भरना। अगला है हमारा रीति मुक्त काव्य।
रीति मुक्त कवि क्या है, तो ये वे कवि होते थे जो दरबारी बनावट नियमों से तंग आ चुके थे। इनको लगता था कि राजा की प्रशंसा करना, बड़ा चढ़ाकर लिखना अब हमसे ये नहीं होता, हम तो भाई तंग आ चुके हैं। तो इन्हें क्या लिखा, अपने सच्चे दर्द को, दुख की कविताएं लिखी, उसमें अपना दर्द दिखाया, दुख दिखाया। और हमारे इसमें जो कवि आते हैं वो हैं घनानंद, बोधा और आलम। दोस्तों अब हम इन तीनों भागों को बहुत अच्छे से गहन विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहला है हमारा रीतिव्रत काव्यधारा, जिसके आचार्य कवि कौन हैं हमारे, बताइए आचार्य कवि कौन है। अभी अभी मैंने बताया था आपको। इस धारा के कवियों में मुख्य उद्देश्य केवल कविता लिखना नहीं था, बल्कि समाज में खुद को आचार्य या काव्य गुरु के रूप में स्थापित करना था। ये राजाओं को काव्यशास्त्र की शिक्षा देते थे। शिक्षा देने के लिए कहा करते थे। पहले संस्कृत के आचार्यों में जैसे मम्मट, भामा या दंडी के नियमों का ब्रज भाषा में अनुवाद या लक्षण लिखते थे। फिर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उसके नीचे स्वयं की लिखी हुई एक कविता लिखते थे और बाद में एक उदाहरण जोड़ते थे। मतलब ये है कि रीतिव्रत के जो कवि थे ये क्या करते थे, नियम सिखाते थे, राजा को नियम सिखाते थे, ये कविताएं लिखते थे, नियमों से किताबें लिखते थे। और इसमें हमारे जो कवि आते हैं वो चिंतामणि हैं, केशवदास जी हैं, देव हैं और भिखारीदास जी हैं। अब रीतिव्रत के जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहले हैं हमारे कौन, केशवदास। दोस्तों इसका सन पूछा जाता है, सन को बहुत अच्छे से आप याद कर रखेंगे, सन नहीं भूलना है हमें। इनकी कविताओं का, इनकी जन्म का सन बहुत पूछता है, इसलिए 1555 और 1617। 1555 में ये क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और 1617 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखेंगे, पूछ लेता है। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो केशवदास। परंतु शुक्ल जी इनको नहीं मानते, शुक्ल जी इनको नहीं मानते हैं। इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मतलब कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशवदास जी को, याद रखेंगे हम। इनकी जो रचनाएं हैं वो है रामचंद्रिका, 1601 में आई। ये राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। इसके संवाद जैसे कि रावण अंगद संवाद पूरे हिंदी में हैं। दूसरी रचना है इनकी कवि प्रिया, ये है 1601 ईस्वी में आई। दोस्तों ये सन हमें याद रखना है, सन पूछता है, बहुत डीपली पेपर आता है, इसलिए सन आप याद रखेंगे। यह अलंकारों को समझने के लिए लिखा गया ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी है इनकी रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी में आई। यह प्रमुख रूप से रसों का, नायक नायिका के भेद का ग्रंथ है। दूसरे हमारे जो कवि हैं वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी, 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की अखंड परंपरा इन्हीं से शुरू होती है, ये याद रखेंगे। अखंड परंपरा किससे शुरू होती है, चिंतामणि त्रिपाठी से, इसलिए शुक्ल जी इन्हें रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। अब वास्तविक प्रवर्तक किसे स्वीकार करते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी को। दोस्तों याद रखेंगे, डीपली पेपर आता है, पूछता है। अब हम इनकी रचनाएं जानेंगे। इनकी रचनाएं हैं वो है कवि कुल, कल्पतरु, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये, काव्य विवेक, रस रसाल। अगले हैं हमारे आचार्य देव। आचार्य देव 1673 ईस्वी, इनका पूरा नाम देवदत्त था। ये बहुत घूमते थे और कई राजाओं के दरबार में रहे। ये भावुकता और भाषा के चमत्कार के धनी थे। मतलब ये थोड़े से भावुक जल्दी हो जाते थे और इनकी भाषा बहुत अच्छी सटीक थी। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भावनी विलास, अष्टयाम। अष्टयाम के अंदर नायक और नायिका के दिन के 4 पहर और 4 रात का कुल 8 पहर की विलासिता का पूर्ण दिनचर्या और प्रेम क्रीड़ाओं का सूक्ष्म वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगले हैं हमारे भिखारीदास।
1721 ईस्वी इनका जन्म है। ये प्रतापगढ़ के राजा हिंदू सिंह के दरबार में थे। ये रीतिकाल के अंतिम दौर के सबसे व्यवस्थित वैज्ञानिक आचार्य माने जाते हैं। ये सबसे आखिरी के हैं रीतिवृत्त के, और सबसे सटीक हैं ये, और ये वैज्ञानिक आचार्य भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय, जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, रस सारांश और छंदार्णव पिंगल। अगले हैं हमारे, अब है हमारा रीति सिद्ध काव्य धारा। हमने रीतिवृत्त पढ़ लिया, अब हम जानते हैं रीति सिद्ध शास्त्र के प्रयोक्ता। इस धारा के कवियों को अलग से समझने की ज़रूरत है। इन्होंने रीतिवृत्त कवियों की तरह नियमों की कोई अलग किताब या लक्षण नहीं लिखी है। ना ही इनने कोई नियम बताए हैं, ना ही नियम के लिए कोई किताब लिखी है, ना ही कोई ग्रंथ लिखा है। इन्हें आचार्य बनने का कोई भी शौक़ नहीं था, लेकिन इन्होंने काव्य शास्त्र की पूरी पढ़ाई की थी। ये नियमों के ज्ञाता थे। जब ये अपनी स्वतंत्र कविता लिखते थे तो अलंकार, रस के स्थायी भाव, नायक नायिका के भेद नियम अपने आप बिना किसी बनावटी प्रयास के उनकी रचनाओं के भीतर सटीक तरह से बैठ जाते थे, मतलब फिट हो जाते थे। इस समय के सबसे प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल का जन्म दोस्तों आप याद रखेंगे 1595 ईस्वी और 1663 ईस्वी उनकी मृत्यु। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, मतलब उनके दरबार में रहते थे, उन्हीं के लिए कविताएं लिखते थे। इनके बारे में प्रसिद्ध कहानी है कि जब राजा जयसिंह अपनी नई छोटी रानी के प्रेम में डूबकर राजकाज भूल गए थे, तब बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा था। वो दोहा ये है दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। इसे पढ़कर राजा की आंखें खुल गईं और वो वहाँ से चले आए। एकमात्र कालजयी ग्रंथ है इनका बिहारी सतसई। बिहारी जी का एकमात्र ग्रंथ है वो क्या है, बिहारी सतसई, जो ब्रजभाषा में लिखा गया है, और ये मुक्तक काव्य है जिसमें मुख्य रूप से दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार इसमें 719 दोहे माने गए हैं। ये भी परीक्षा में पूछते हैं, तो आप इसको भी संख्या याद रखेंगे कि जगन्नाथ दास कितने मानते हैं, 719, और हैं कितने, 713। बिहारी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति है। यानी ये बहुत कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं, इसीलिए इनको गागर में सागर भरने को कहा जाता है। अगला है हमारा रीति मुक्त काव्य धारा, स्वच्छंदतावादी विरही कवि। इसमें हम समझेंगे कि यह रीतिकाल की सबसे सुंदर और भावुक धारा है। ये कवि रीतिकाल के बनावटी माहौल, ये पूरी तरह से तंग आ चुके थे। इन्होंने कहा कि हमें लक्षण ग्रंथों के झूठे नियम नहीं चाहिए, ना ही हमें राजाओं की झूठी तारीफ करनी है। इन्होंने कविता को किसी नियम की दासी नहीं बनाया है, बल्कि अपने हृदय के भीतर छिपे हुए सच्चे व्यक्तिगत प्रेम और जादू ही विरह के दर्द को सीधे पन्नों पर उतार दिया। इनका प्रेम शारीरिक वासना का नहीं था, बल्कि आत्मा का प्रेम था। इसलिए इनका काव्य स्वच्छंद काव्य कहलाया, क्योंकि ये अपनी आत्मा से लिखते थे, अपने अंदर के दर्द को लिखते थे, विरह को लिखते थे, लेकिन राजा की बड़ा चढ़ाकर कविताएं नहीं लिखते थे। रीति मुक्त कवि की हम प्रमाणिक रचनाएं जानेंगे। पहले हैं घनानंद। 1689 ईस्वी इनका जन्म है और 1739 ईस्वी इनकी मृत्यु है। ये दिल्ली के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। ये दरबार की एक अत्यंत सुंदर नर्तकी सुजान से अगाध प्रेम करते थे। जब राजा को इनका प्रेम के बारे में पता चला, तो जब राजा ने इनको दरबार से निकाला, तब इनने क्या किया, दरबार से निकाला तो सुजान ने इनके साथ चलने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई मुझे निकाल रहे हो, मेरे साथ सुजान भी जाएगी, पर सुजान ने इनके साथ जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया।
इससे घनानंद का दिल टूट गया और वे वृंदावन में जाकर निवार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। उन्होंने सुजान अलौकिक प्रेम को ही कृष्ण की अलौकिक प्रेम मानकर कविताएं लिखी, मतलब लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम मानकर कविताएं लिखने लगे। इनकी कविताओं के नाम हैं, पहला है सुजान सागर, विरह लीला, ये फारसी के विरह में है, कोकसार, रसकेली, बल्ली, कृपा कांड आदि। अगले हैं हमारे बोधा। बोधा ये भी रीति मुक्त से काव्य से हैं। इनका असली नाम है बुद्धिसेन। ये बुंदेलखंड के पन्ना दरबार के राजा खेत सिंह के आश्रय में थे। इन्हें दरबार की एक वैश्या सुभान से गहरा प्रेम था। पहले वाले को किससे था? सुजान से, और इनको किससे है? एक वैश्या से जिसका नाम क्या है? सुभान। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विरह, बृहवारीश और इश्कनामा। अगले हैं हमारे आलम। ये औरंगजेब के बेटे मुअज्जब के दरबार में रहते थे। इन्हें एक मुस्लिम दर्जी की बेटी शेख रंगरेजिन से प्रेम हुआ था और आलम ने उसकी प्रेम में अपना क्या कर दिया था? धर्म परिवर्तन कर दिया था। अपने धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए थे। अगले हैं हमारे ठाकुर। ठाकुर बुंदेलखंडी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म हुआ था 1766 में और मृत्यु हुई 1823 में। ये जैतपुर के राजा केसरी के दरबार में थे और ये अपनी बेबाकी और स्वाभिमान के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये बहुत स्वाभिमानी कवि थे और इनकी प्रमुख कविता है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। दोस्तों ये ज़रूर पूछता है, इनकी जो रचनाएं हैं इन्हें याद रखें, बहुत ही डीपली पेपर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्यों की श्रेणियां, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में ये विशेष गहराई से पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास के ग्रंथ में रीतिकाल के आचार्यों को तीन स्पष्ट रूप से विभाजित किया है, 3 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। सबसे पहला है उद्दंडता आचार्य, मौलिक विचारक। ये वे आचार्य होते हैं जो साहित्य का कोई बिल्कुल नया नियम या नया सिद्धांत या फिर नया संप्रदाय शुरू करते हैं, मतलब कि नया नियम बनाते हैं या लिखते हैं। हिंदी के रीतिकाल में एक भी कवि इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सभी ने संस्कृत के पुराने नियमों को ही व्याख्या किया है और नकल की है। दूसरा है हमारा व्याख्याता आचार्य। ये वे आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत के कठिन नियमों को उठाया और ब्रज भाषा में उनकी विस्तृत और सरल व्याख्या दी। ठीक है, जैसे कि चिंतामणि, मतलब इन्होंने कठिन नियमों को उठाया और संस्कृत के कठिन नियमों को उठाकर ब्रज भाषा में इसकी व्याख्या कर दी, और वो भी बहुत ही विस्तारित। अगले हैं कवि शिक्षक। ये रीतिकाल के सबसे आम आचार्य थे। इनका मुख्य उद्देश्य अच्छी कविता लिखना था, परंतु शिष्यों को छंद अलंकार सिखाने की मजबूरी के कारण ये पहले एक छोटा सा नियम लिख देते थे और फिर बाद में उस सुंदर कविता का बड़ा सा उदाहरण देते थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि जैसे कि देव, पद्माकर, मतीराम इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब पहले ये नियम सिखाते हैं, नियम सिखाने के बाद ये फिर अपनी एक बनाई हुई कविता लिखते हैं और फिर उसका अर्थ बताते हैं। दोस्तों यूजीसी नेट में कवियों का जन्म के आधार पर क्रम में लगाने के लिए आता है, तो हम इनको क्रम में लगा लेते हैं जन्म के आधार पर। तो यहाँ विस्तारित रूप मैंने बनाया हुआ है, आप अच्छे से देख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हमारे पहले हैं कृपाराम। इनका जन्म हुआ 1541 ईस्वी। इनकी रचना हरित तरंगिणी को रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखें और आप इसे नोट भी कर लीजिए। दूसरे हैं केशव दास। इनका जन्म है 1555 ईस्वी और मृत्यु है 1617 ईस्वी। अगले हैं हमारे बिहारी लाल। इनका जन्म हुआ है 1595 ईस्वी और मृत्यु हुई है 1663 ईस्वी। अगले हैं चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जन्म हुआ है 1609 ईस्वी। हमारे 5वें नंबर पर हैं कवि भूषण और इनका जन्म हुआ है 1613 ईस्वी और मृत्यु हुई है 1715 ईस्वी। अगले हैं हमारे मतीराम। इनका जन्म हुआ है 1617 ईस्वी और मृत्यु हुई है
1701 ईस्वी। इनकी रचना है ललित ललाम रसराज। अगले हैं आचार्य देव। इनका जन्म हुआ है 1673 ईस्वी और मृत्यु 1767 ईस्वी। लास्ट है हमारे घनानंद और इनका जन्म हुआ है 1689 ईस्वी और मृत्यु है 1739 ईस्वी। दोस्तों, हमने जन्म के आधार पर इनको सही क्रम में लगाया है। आप इसी क्रम में याद करें, चाहे तो आप इसे नोट कर लें और इन्हें अच्छे से याद करें। इनका क्रम लगाने के लिए एक प्रश्न बनता है। अगले हैं हमारे भिखारी दास और इनका जन्म हुआ है 1721 ईस्वी और 10वें नंबर पर हैं पद्माकर और इनका जन्म हुआ है 1753 ईस्वी, मृत्यु हुई है 1833 ईस्वी। रीतिकाल के सबसे अंतिम प्रसिद्ध कवि इन्हीं को माना जाता है। किनको? पद्माकर को। ध्यान रखें दोस्तों, पद्माकर को अंतिम कवि माना जाता है रीतिकाल का। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम जानते हैं प्रमुख आलोचकों के अकटाक्ष एवं प्रमाणिक कथन। कुछ कथन हैं जो किसी के बारे में किसी ने बोले हैं, ये पूरे एज इट इज़ आते हैं। इसको हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के मूल कथन। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये कथन हैं। किसके लिए हैं? तो बिहारी लाल जी के लिए हैं। पर कहा क्या है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कौन कह रहा है? ये आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। किसके लिए? बिहारी जी के लिए। और बिहारी के दोहे क्या हैं? ये रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनके दोहों में शब्दों की ऐसी कसी हुई बुनावट है कि एक भी शब्द को हटाने से पूरा अर्थ ढह जाता है, मतलब सारा अर्थ बदल जाता है। वो कहते हैं कि बिहारी जी की भाषा और उनकी शब्दों की जो उत्कृष्टता है, जो बनावट है, अगर उसमें से एक शब्द भी हटा दें तो क्या होता है? पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाता है, पूरा अर्थ ही बिगड़ जाता है। अब है उन्हीं का कथन। किसके लिए? केशव के लिए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला। किसके लिए कह रहे हैं ये? केशवदास जी के लिए। उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे केवल संस्कृत का पंडित प्रदर्शन करना चाहते थे। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। अगले हैं घनानंद प्रेम की पीर के अकेले ऐसे कवि हैं जो भाषा की मर्मज्ञता जानते हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और मूर्तिमान विरह थे। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। अब है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का कथन है ये। पहला है इनका घनानंद के ऊपर। घनानंद का प्रेम दरबारी अश्लील विलासिता का प्रेम नहीं है, वह भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वह आत्मा की एक बहुत गहरी और पवित्र पुकार है। ठीक है, जो घनानंद जी हैं, इनका जो प्रेम है, जो हृदय है, हृदय से जो प्रेम के लिए और विरह के लिए उन्होंने कविताएं लिखी हैं, वो सच्चा प्रेम है। ठीक है दोस्तों, अब हम रीतिकाल की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। यहाँ से भी गहरी समझ मिलेगी हमें और यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा श्रृंगार की अतिशयता। कविता का मूल केंद्र बिंदु नायक नायिका का शारीरिक सौंदर्य, नक्सिक वर्णन और विलासी क्रीड़ाएँ थीं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस काल में जो कविताएं लिखी गईं वो सारी की सारी कैसी थी? शारीरिक सौंदर्य पे थी। श्रृंगार रस अधिकता था। श्रृंगार रस का कूट कूट के प्रयोग हुआ था। नक्सिक वर्णन हुआ था, मतलब स्त्री का जो सौंदर्य है, पैर के नाखून से लेकर उसके बालों तक का वर्णन होता है, सुंदरता के लिए होता है। और विलासी क्रीड़ाएँ जो प्रेम के लिए होती हैं वो सारी की सारी इसमें वर्णित हैं। दूसरा है ब्रज भाषा का स्वर्णकाल। कवियों ने इसे इतना कोमल, मधुर और मुहावरेदार बना दिया कि वह पूरे काव्य की सबसे समर्थ भाषा बन गई। ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सबसे अधिकता ब्रज भाषा की रही और वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया है। अगला है हमारा आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। चूँकि कवि राजाओं के पैसों पर पलते थे, ये तो मैंने आपको बताया है कि राजाओं के पैसों पर पलते थे। अपना पेट पालने के लिए उन्हें क्या करना होता था? राजाओं के ऊपर बड़ा चढ़ाकर कविताएं लिखनी होती थी। इसलिए राजा को खुश करने के लिए उसका बड़ा चढ़ाकर कविताओं में वर्णन करते थे।
अगला है मुक्तक रूप की प्रधानता। इसमें मुक्तक रूप की प्रधानता थी। कैसे? दरबारी माहौल में छोटे और चमत्कारिक छंद दोहा सवैया अधिक लिखे गए। दोहा सवैया अधिक लिखे गए, इसलिए वहाँ पे मुक्तक छंद की क्या हुई? अधिक प्रधानता हुई। अगला है हमारा वीर रस का भाव्य अपवाद। इसके जो महाकवि हैं वो है महाकवि भूषण। इनका जन्म है 1613 ईस्वी, जहाँ पूरा रीतिकाल नारी के सौंदर्य में खोया हुआ था। वहाँ ये कवि भूषण जो थे, ये राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया इन्होंने। ये राष्ट्र के पीछे ही थे, राष्ट्रीय चेतना भरी हुई थी उन्होंने राष्ट्र के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला नरेश छत्रसाल की वास्तविक वीरता पर शिवराज भूषण और शिव बावनी जैसे अमर ग्रंथों की रचना की है। मतलब सभी लोग, जब सारे कवि सिर्फ श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहे थे, स्त्री का वर्णन कर रहे थे, सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, राजाओं के ऊपर कविता बड़ा चढ़ाकर लिख रहे थे, तब ये भूषण जो ये थे, ये क्या कर रहे थे? वीर रस का प्रयोग कर रहे थे, वीरता के ऊपर अपनी कविताएं लिख रहे थे। छत्रपति शिवाजी और बुंदेला नरेश छत्रसाल के ऊपर ये लिख रहे थे। दोस्तों, अब जानते हैं हम रीतिकाल के अन्य गौण एवं महत्वपूर्ण विधागत कवि। ठीक है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। पहले है नीति काव्यधारा। इसमें गिरधर कविराय, इनकी कुंडलियाँ लोक में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कवि वृंद सतसई और दीनदयाल गिरी मुख्य हैं। वीर काव्य के अन्य कवि हैं। भूषण के अलावा सूदन कवि ने सुजान चरित्र लिखा तथा लाल कवि ने छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य लिखा। दोस्तों, अब हम अंतिम निष्कर्ष समझते हैं कि इनका प्रवर्तक का जो विवाद का अंतिम निष्कर्ष है, इसको जानते हैं। कालक्रम, समय और उम्र के दृष्टिकोण के प्रवर्तक केशव दास को माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र इस मत के समर्थक हैं। मतलब ये डॉक्टर जो नगेंद्र हैं, ये मानते हैं किसको? ये मानते हैं केशव दास जी को सबसे पहले। अखंड काव्य परंपरा के दृष्टिकोण के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना जाता है, क्योंकि परंपरा लगातार चिंतामणि से शुरू हुई, इसलिए आचार्य शुक्ल इन्हें प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। मतलब ये है कि डॉक्टर नगेंद्र किसे मानते हैं? केशव दास जी को। और शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो बताइए किसे मानते हैं? चिंतामणि जी को। तो ये था हमारा संपूर्ण रीतिकाल। दोस्तों, हमने पूरा रीतिकाल समझ लिया है। अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप पूरा रीतिकाल अच्छे से समझ लेंगे और इससे संबंधित बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आपको ये PDF भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए निरंतर मेहनत कर रही हूँ और आपसे थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मैं और मेहनत करूँगी, आगे बढ़ेंगे हम नेट का पेपर क्रैक करेंगे फर्स्ट टाइम में, ये मेरा वादा है। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम आधुनिक काल को समझेंगे। संपूर्ण आधुनिक काल एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।